कहानी चाइना के अंदर 1966 के समय में शुरू होती है। ये चाइनीज रेवोल्यूशन का समय की है। अपने प्रेसिडेंट के कहने पर चाइनीज अपने पुराने रस्म और रिवाज, आदत, रहने के तौर तरीके सब बदल रहे थे। और ऐसे में एक प्रोफेसर जो फिजिक्स के पुराने नियम पढ़ाना बंद नहीं करता, उसे सभी यंग लड़के मिलकर एक मीटिंग में सबके सामने मार देते हैं। और उसकी बेटी डेविंजी यह सब अपनी आंखों से देखती रह जाती है। सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट यानी 2024 के लंदन का एक सीन दिखाया जाता है, जहां यह खबर बहुत ही तेजी से फैल रही है कि साइंटिस्ट अपनी की हुई रिसर्चेस को गलत मानने लगे हैं। दुनिया में कुछ तो ऐसा बदलाव आया है जिसने फिजिक्स के सभी नियम को उल्टा के रख दिया। बड़े बड़े साइंटिस्ट पागल होकर अपनी जान देने लगे और ऐसे उनके शुरू किए गए। इस दुनिया को एडवांस बनाने वाले सभी प्रोजेक्ट भी बंद हो गए। खबर ऐसी नहीं थी कि गवर्नमेंट उस पर ध्यान न देती, इसीलिए ब्रिटिश इंटेलिजेंस के एक माहिर ऑफिसर डैश को इसकी इन्वेस्टिगेशन का काम दिया जाता है, जो इस समय एक मरने वाले साइंटिस्ट के घर पे आए थे। उन्हें यहाँ देखने को मिले दीवार पे लिखे हुए बहुत से टाइम काउंटडाउन की शक्ल में नंबर, और आगे लिखा था आई कैन स्टिल सी इट, यानी मैं अभी भी इन शब्दों को देख पा रहा हूँ। साइंटिस्ट की पूरी बॉडी चाकू से जख्मी थी, यहाँ तक कि उसने अपनी आंखों को भी नोच के निकाल डाला था। दूसरी तरफ लैब के अंदर हम सोल नामी एक साइंटिस्ट को देख रहे हैं, जो अभी भी इसी चीज के बारे में रिसर्च कर रहा है कि अचानक ही उनकी सभी स्टडीज कैसे फेल हो गई। इसमें कोई उनकी गलती थी या फिर अचानक ही दुनिया में कोई बहुत बड़ा चेंज आ गया। यहीं पर हम उनकी साथी साइंटिस्ट को देखते हैं, जो भी एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रही थी। वो इस समय पर सोल से कुछ बातें करती है और अगले ही सीन में किसी कुएं जैसी जगह में गिरकर अपनी जान दे देती है। यानी एक और साइंटिस्ट की मौत, जिसके बारे में सुनने के बाद डैश मूड के ग्रुप के बाकी साइंटिस्ट पे नजर रखने का डिसाइड करता है, क्योंकि उसे लगता था कि अब अगला कोई इन्हीं के ग्रुप में से मारा जाएगा। डैश एक बात यह भी नोटिस करता है कि जो साइंटिस्ट ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे, उनकी मौत पहले हुई है। इनके ग्रुप में हम सबसे पहले मिलते हैं जिनसे वो मल्टी डायमेंशन फील्ड के ऊपर रिसर्च कर रही थी। उसके साथ ही ओली एक बहुत बड़ी कंपनी की साइंटिस्ट थी, जिसने अपनी कंपनी के लिए एक बहुत ही मजबूत माइक्रोफाइबर तैयार किया था, जिसकी मोटाई इंसानी बाल से भी कम थी। ये दोनों आपस में यही बात डिस्कस कर रहे थे कि आखिर साइंटिस्ट खुदकुशी क्यों कर रहे हैं। और दूसरी तरफ उनके बनाए हुए नए फार्मूला, जो उन्होंने फिजिक्स के रूल्स और लॉ को मद्देनजर रखते हुए डिजाइन किए थे, वो सब भी अब फेल हो रहे थे इनकी। इन्हीं बातों के दौरान ओली को अचानक से एक काउंटडाउन दिखाई देने लगता है, जिस काउंटडाउन के बारे में जब वो अपनी साथी से पूछती है तो उसे वो दिखाई नहीं दे रहा था। और ये चीज ओली को परेशान कर देती है। और अगले दिन दोबारा जिनको मिलकर वो उससे ये बात डिस्कस करती है कि उसे हर कुछ देर बाद गोल्डन लाइट से चमकते हुए कुछ काउंटडाउन दिखाई दे रहे हैं, जो उसके अलावा कोई नहीं देख पाता। ये बात काफी अजीब थी। साइंटिस्ट का पूरा ग्रुप बैठकर इस चीज को डिस्कस करते हैं, लेकिन किसी को भी ओली को उस काउंटडाउन के देखने की वजह नहीं मालूम थी। वो स्ट्रेस में होटल से बाहर आकर बैठ जाती है, जिस समय पर अचानक ही वहां पर एक लड़की आ जाती है। वो ओली की सिगरेट जलाते हुए उससे बात करना शुरू करती है और बताती है कि मैं जानती हूं तुम्हें वो गोल्डन काउंटडाउन नजर आ रहा है। उसके मुंह से यह शब्द सुनते ही ओली हैरान रह चुकी थी। वो लड़की उसे और बताती है कि जैसे ही वो काउंटडाउन खत्म होकर 0 पे आ जाएगा, ओली भी पिछले मरने वाले साइंटिस्ट की तरह मारी जाएगी। ओली सवाल करती है, तुम आखिर हो कौन? ये लड़की अपना नाम तातियाना बताती है और उसे कहती है कि इस काउंटडाउन को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है। तुम जिस नैनो फाइबर बनाने वाले प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही हो, उसे अभी के अभी बंद कर दो। लेकिन ओली इस लड़की की ये बात क्यों मानती? उसने इस प्रोजेक्ट में इतनी मेहनत की थी। जवाब में लड़की कहती है, अगर तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं तो कल रात तुम आसमान में देखना, पूरा यूनिवर्स तुम्हें ऐसा ही करने का इशारा दे रहा होगा। इस लड़की की बातों का सच जानने के लिए वो अगले दिन सोल के साथ रात के 12 बजे सड़क पर बैठ जाती है और हैरान तौर पर आसमान के सभी सितारे एक साथ चमकने लग जाते हैं। वो सितारे बार बार ब्लिंक कर रहे थे, ऐसे जैसे कोई कोड बता रही हो। सोल उस कोड को नोट कर लेता है और ओली देखती है कि ये कोड बिल्कुल उसके काउंटडाउन से मैच हो रहा था। अगले दिन वो ऑफिस में आती है। आज उसके नैनो फाइबर की लॉन्च थी। उसके काउंटडाउन में अभी सिर्फ 1 मिनट का समय रह गया था। वो जल्दी से अपने बॉस से कहकर इस प्रोजेक्ट को बंद करवा देती है और हैरान तौर पर इस समय उसका काउंटडाउन भी रुक जाता है। जिसके बाद अब ओली समझ चुकी थी कि जितने भी साइंटिस्ट मारे गए हैं, उन्हीं उनकी किसी न किसी रिसर्च को बंद करने का कहा जा रहा था और उनके ऐसा न करने पे उनको मरने पे फोर्स किया गया। पर अब ओली की जहन में बहुत से सवाल थे कि आखिर वो कौन हो सकता है जो इंसानों को टेक्नोलॉजी में आगे नहीं बढ़ने दे रहा, और आखिर वो ऐसी कौन सी ताकत थी जिसने इस पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हुए यहाँ की फिजिक्स को ही बदल डाला है। अब इसके बाद हम जिनको देखते हैं, जो कि अपनी साथी के मरने के बाद उसकी मॉम के घर पे थी,
जहां साइंटिस्ट की मॉम जिनको उसका बनाया एक एडवांस हेलमेट देती है, जिसे लेकर जिन अपने घर आ जाती है। जिन इस हेलमेट को पहनते ही वर्चुअल रियलिटी में पहुंच चुकी थी। गेम की एक ऐसी दुनिया जहां उसे सब कुछ असल दिखाई दे रहा था। उसे यहाँ सब कुछ बहुत ज्यादा रियल लग रहा था। वो इंसानों को टच कर सकती थी, उन्हें फील कर सकती थी। वो परेशान होकर इस हेलमेट को उतार देती है और अगले दिन अपने दोस्त जैक को दिखाती है। इस हेलमेट की क्वालिटीज बताने के साथ वो जैक को कहती है कि ऐसा एडवांस हेलमेट कोई आज के टाइम में नहीं बना सकता। उसने ये कैसे किया होगा मुझे नहीं पता। अब इस हेलमेट के और क्वालिटीज को चेक करने के लिए ये दोनों एक साथ हेलमेट पहनकर उसके वर्चुअल रियलिटी के अंदर पहुंच जाते हैं। ये एक गेम थी और यहाँ पर अजीबोगरीब तरह के नेचुरल डिजास्टर्स आया करते थे, जैसे अचानक गर्मी का इतना बढ़ जाना कि वहां पर लोग सूख जाया करते थे। कभी मौसम इतना ठंडा हो जाता कि तूफान रुकता ही नहीं था, और कभी कभार तो यहाँ की ग्रेविटी भी खत्म हो जाती थी। इन हार्ड कंडीशंस के अंदर यहाँ के इंसानों ने अपने आप को सुखाकर स्लीप मोड में भेजना सीख लिया था। बाकी की स्टोरी हम देखेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय।